नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद जापान पहुंचेंगे। आज टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी में नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब की करेंगे शुरुआत। एनडीए पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। जुलाई में देश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 4 महीने के उच्चतम स्तर 3.5% पर। पहाड़ से मैदान तक बारिश से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में राहत और बचाव अभियान जारी। और फिट इंडिया मिशन के तहत मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। 1 घंटा खेल के मैदान में है थीम। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के अपने 2 दिवसीय दौरे पर अब से कुछ देर बाद टोक्यो पहुंचेंगे। ये दौरा भारत जापान रिश्तों को नई मजबूती देने के साथ साथ एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। यह यात्रा सिर्फ कूटनीति का अवसर नहीं, बल्कि भारत जापान संबंधों में एक नया पड़ाव साबित होने जा रहा है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत और जापान, 2 लोकतांत्रिक ताकतें जिनकी दोस्ती दशकों पुरानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिनों की यात्रा के लिए 29 अगस्त को जापान के टोक्यो में होंगे। ये दौरा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तरफ ये मोदी का 2014 के बाद जापान का 8वां दौरा होगा, तो वहीं दूसरी ओर ये प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनका पहला वार्षिक शिखर सम्मेलन भी होगा। ऐसे में ये मुलाकात भारत जापान रिश्तों की गहराई और उनके भविष्य की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है। It's Prime Minister Modi's first annual summit with Prime Minister Ishiba. It is also his first standalone visit to Japan in nearly 7 years. He last visited for the annual summit in 2018. Since then, of course, he has visited Japan, but that has been for multilateral engagements and other ceremonial events. So this will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. This is also Prime Minister's 8th visit to Japan since he took office in 2014 and reflects the very high priority that this particular relationship. शिखर सम्मेलन में दोनों प्रधानमंत्री विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा जनसंपर्क पर चर्चा होगी। दोनों देश इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा के मद्देनजर जरूरी कदमों पर भी चर्चा कर सकते हैं। पीएम मोदी भारत और जापान के कारोबारियों के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी का जापान के राजनयिकों और राज्यों के प्रतिनिधियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और जापान एक दूसरे को कई क्षेत्रों में आपस में सहयोग कर सकते हैं। भारत और जापान के इकोनॉमिक टाइज और कल्चरल टाइज पिछले कुछ बरस में काफी बढ़ रहा है। इकोनॉमिक सेक्टर में हाई स्पीड रेल, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन के 4 सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। जापानीज इन्वेस्टमेंट और इंडियन टैलेंट का कॉम्बिनेशन, भारत का स्टेबल गवर्नेंस जापानीज कंपनी को काफी कॉन्फिडेंस दिया। 2 देश का विन विन सिचुएशन ही हमारा एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा निवेश, व्यापार और कूटनीति तीनों मोर्चों पर भारत जापान रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। टोक्यो से दिल्ली तक ये साझेदारी एशिया ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का सामर्थ्य रखती है। विश्वास का बंधन, विकास का सफर, भारत और जापान के रिश्तों की बुनियाद ही यही है। 11 वर्षों में 8वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर होंगे
और ये मौका है द्विपक्षीय वार्ता का। जापान के प्रधानमंत्री शिदा के साथ ये उनकी पहली द्विपक्षीय वार्ता है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कारोबारी, सुरक्षा और दूसरे पहलुओं पर तो बात होगी ही। दोनों ही नेतृत्व टोक्यो से पूरी दुनिया के लिए एक संदेश देना चाहेंगे कि ये वक्त संरक्षणवाद का नहीं है, सभी को साथ लेकर चलने का है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, टोक्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा भारत जापान रिश्तों को नई मजबूती देने के साथ साथ एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। इस यात्रा के महत्व पर जापान के संसद नेशनल डाइट के बाहर से देखिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। जापान में प्रधानमंत्री का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि ये दौरा काफ़ी अहम है। ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि 15वीं शिखर वार्ता होनी है भारत और जापान के बीच में। 2022 के बाद कोई भी शिखर वार्ता नहीं हो पाई है। 2023 में G20 की वजह से नहीं हो पाई। 2024 में दोनों देशों में चुनाव थे, लेकिन अब दोनों ही देश जब एक बार फिर मिल रहे हैं द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, तो उम्मीद ये की जा रही है कि 2014 में जो स्पेशल जो स्ट्रैटेजिक ग्लोबल रिलेशंस दोनों देशों के बीच में बने हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। जो दोनों देशों के आर्थिक संबंध हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। भारत और जापान के बीच में कैसे कारोबारी संबंध बनाया जाए, उसको लेकर के प्रधानमंत्री एक बहुत ही स्पेशल बैठक करने वाले हैं। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जापान अगले 10 वर्षों में भारत को एक मेगा इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट करने जा रहा है, इसी दौरान जिसका खुलासा हो सकता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जब भी प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर होते हैं तो वो जापान के राजधानी टोक्यो के बाहर किसी शहर में जाते हैं। इस बार वो सेंडाई की यात्रा करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि वो यहाँ के स्पेशल बुलेट ट्रेन जिसे कहा जाता है उसमें यात्रा करके सेंडाई जा सकते हैं। और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दोनों ही देश और ज़्यादा करीब आएंगे। जिस तरह से सेमीकंडक्टर एक उभरता हुआ क्षेत्र बन रहा है, उसमें भारत और जापान की जो कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों ही महाशक्तियाँ क्या कुछ निर्णायक फैसला लेती हैं, क्योंकि जापान के बाद प्रधानमंत्री चीन जाएंगे और टोक्यो की धरती से तो यही संदेश निकलने वाला है कि ये समय संरक्षणवाद का नहीं है, ये समय है सबको साथ लेकर के चलने का। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, टोक्यो। क्षेत्र में सहयोग एक बड़ा फोकस हो सकता है। भारत और जापान के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी जापान यात्रा के दौरान इस सहयोग को लेकर अहम समझौते होने की उम्मीद है। विकसित भारत के सपने को जमीन पर साकार करने के लिए भारत ने मिशन मोड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर के विकास को प्राथमिकता दी है। जापान इन दोनों ही क्षेत्रों में भारत को सहयोग पर अपनी सहमति पहले ही जता चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान इन दोनों ही सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। साल 2014 में पीएम मोदी की पहली जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंध विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर पर पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नवंबर 2024 में इस रणनीतिक साझेदारी को कुछ और क्षेत्रों में विस्तार के संकेत दिए थे। As we expand common interests and forge new modes of collaboration, our strategic partnership will progress accordingly. Bilaterally, the Industrial Competitiveness Partnership, the Clean Energy Partnership and the Semiconductor Supply Chain Partnership all reflect the contemporary agenda. The goal is to promote reliable and resilient supply chains, trusted digital collaborations and secure green growth. I am confident that we will continue to think bold and act decisively to take it forward in an impactful way. आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक बड़े कदम के रूप में भारत ने हाल के वर्षों में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कई बड़े कदम उठाए हैं। इसका मकसद भारत को वैश्विक चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन का हब बनाना है। इसी कड़ी में जापान के साथ बढ़ती डिजिटल साझेदारी भविष्य की तकनीक के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। भारत ने 2001 में 76,000 करोड़ रुपए के भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की।
भारत की सेमीकंडक्टर विकास की यात्रा में जापान सबसे पहले सहयोगी देश के तौर पर सामने आया और अब ताइवान और दक्षिण कोरिया आगे आ रहे हैं। जापान का वैश्विक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में 30% हिस्सा है, जबकि पार्ट्स और मटेरियल्स में यह हिस्सा 48% तक पहुंचता है। जुलाई 2025 में जापान के 60 सदस्यों की टीम ने गुजरात में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का दौरा किया। सेमिकॉन इंडिया 2025 में पहली बार जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया के 4 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन शामिल होंगे। जानकार मानते हैं कि जापान की कंपनियां भारतीय युवाओं के टैलेंट और सरकारी रियायतों का फायदा उठा सकती हैं और भारत को जापान की एडवांस तकनीक का फायदा मिल सकता है। वैश्विक स्तर पर कोविड महामारी के बाद आई चिप कमी ने सप्लाई चेन की कमजोरियों को उजागर कर दिया। ऐसे में भारत जापान सहयोग रणनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम है। भारत की कोशिश है कि साल 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान बढ़ा करके 25% तक किया जाए और इसीलिए भारत और जापान के बीच जो सेमीकंडक्टर में समझौता है वो केवल चिप मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी ये मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई चेन को एक क्रेडिबल ऑप्शन भी देने की क्षमता रखता है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, टोक्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। लोगों ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। साथ ही लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के चलते दुनिया भर में भारतीयों का मान बढ़ा है। वेरी एनर्जेटिक एंड हम लोग बहुत उत्साहित है कि मोदी जी को वेलकम करने के लिए, इज़ अ वन थिंग। और दूसरा उनका विज़िट के पॉइंट ऑफ व्यू जो बेनिफिट्स या जो भी जो द्वार खुलने वाले हैं जापान के भारतीय युवाओं के लिए, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, या फिर अपनी इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलने वाला है, तो क्योंकि ये रिलेशन काफ़ी पुराना है, बहुत स्ट्रांग है, ये और स्ट्रांग होगा, दैट वी आर वेरी श्योर अबाउट दिस। भारतीय समुदाय एज यूजुअल मोदी जी के विजिट को लेकर बहुत एक्साइटेड है। बहुत सारे ग्रुप अलग अलग तरीकों से अपने संदेश को देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर बात करें भारत जापान के रिश्तों को लेकर, तो उसमें भी हमारा बहुत उम्मीद है इस विजिट से, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिकल कंडीशंस की हमारी बातचीत हो, या फिर किसी ट्रेड की बातचीत हो। तो दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच में जो मित्रता रही है, उससे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी जी की इस विजिट से भी भारत को बहुत कुछ मिलेगा। हम लोगों को बहुत प्राउड फील होता है जब जापान जैसे प्लेटफॉर्म पे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, खासकर अपने जापानीज कलीग के माध्यम से। तो लगता है कि नहीं, कोई तो हमारा ऐसा एक राष्ट्र नेता है जो कि पूरे विश्व में हम भारतीय डायस्पोरा के लिए हमारा नाम रोशन करने के लिए मतलब काफ़ी है। उनका नाम लेने के बाद ही हम लोगों को लगता है कि नहीं, कोई तो है जिनको हम लोग एडमायर करते हैं फुल्ली। मोदी जी जब भी आते हैं यहाँ पे भारतीय समुदाय में बड़ा उत्साह रहता है। सिर्फ भारतीय समुदाय ही नहीं, हमारे जो जापानी मित्रगण हैं वो भी हमसे बोलते हैं कि किस तरीके से हम जो है मोदी जी को देख सकें, उनकी सभा में आ सकें। मैं 2007 से जब भी मोदी जी आते हैं जापान, उनको देखने के लिए जाता हूँ। नॉट ओनली टोक्यो, बाहर से, ओसाका से, सेंडाई से, फुकुशिमा से, सपोरो से लोग आ रहे हैं टोक्यो में, जस्ट बिकॉज मोदी जी आ रहे हैं टोक्यो में। यहीं उनसे मिलने का एक चांस है। तो हम में तो बहुत ज़्यादा उत्साह है। जब से मोदी जी पावर में आए हैं और ख़ास करके ये पिछले 2 साल में जो कुछ माहौल जो ग्लोबली चल रहा है, तो जापान में हम लोगों की तरफ देखने का एक जो नज़रिया है वो काफ़ी हद तक जापानीज़ लोगों का पहले से तो काफ़ी रिस्पेक्टफुल था। अब वो ना एक थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई किसी ग्रेट नेशन से आए हुए। आइए अब बात कर लेते हैं दोनों देशों के बीच व्यापार की। भारत और जापान की दोस्ती कई दशकों पुरानी है, लेकिन कारोबार के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के बाद उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के कारोबारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। वैसे तो भारत और जापान की दोस्ती दशकों पुरानी है, लेकिन कारोबार को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बाद में यहाँ पर जो सेंटिमेंट है उसमें अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। और भारत के कारोबारी इस दौरे को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, हमारे साथ ऐसे ही कुछ कारोबारी हैं जो कि बात करने के लिए इस वक्त। श्याम जी, थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरह से आपके एक्सपोर्ट्स में बढ़ावा हुआ है मोदी जी की वजह से। भारतीय मिलेट्स कोई जानता नहीं था, जब से मोदी जी आए योगा दिन के सभी जितने भी पार्टिसिपेट हुए सबको मिलेट्स का ही प्रोडक्ट दिया जाता है। पहले कोई पानी पूरी को समझ, जब से मोदी जी ने अबे सन के साथ एक बार पानी पूरी खाई तो हर घर में पानी पूरी पहुंच गई जापान में।
ट्रैवल टूरिज्म किस तरह से प्रभावित हुआ है, थोड़ा सा आप हमें समझाइए, और कैसे क्या अब जापान के लोग भारत में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं? कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम काफ़ी बढ़ चुका है जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2014 से। जब से उसके अंदर 200% से 300% ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। उनके आने से जापानीज़ लोग इंडिया में जाके कल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं। भारत और जापान के बीच में जो कारोबारी संबंध हैं वो कैसे मजबूत हुए हैं और इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए? देखिए, भारत और जापान के संबंध जैसे आपने कहा कि बहुत पुराने हैं। मैं भी यहाँ पर करीब 50 साल से हूँ, तो इसकी वजह से मैं जानता हूँ कि आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें जो अब हमारे मोदी गवर्नमेंट ने जो सहूलियत दी है कि वो जल्दी से जल्दी वो खोल सकते हैं और उसके कितने टैक्सेस और उस सब चीज़ों को ख़त्म किया गया, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसकी वजह से इसमें बिजनेस और बढ़ेगा। भारत और जापान एक दूसरे के पूरक हैं। जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है वो इनके पास है, जो कि टेक्नोलॉजी है और पैसा है, और हमारे पास काम करने वाले लोग हैं और जगह है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये काम और आगे ही बढ़ेगा। और आनंद जी, चूंकि आप यहाँ पर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से आते हैं, ये जो भारत का स्वाद है वो कैसे विस्तार ले रहा है जापान में, थोड़ा सा बताइए। और मुझे पता चला है कि रेस्टोरेंट की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी बिल्कुल, पिछले 25 साल से हम लोग इस बिजनेस में हैं। और पहले जापान में इंडियन रेस्टोरेंट में सिर्फ करी और नान के लिए ही जाना जाता था, लेकिन जैसे जैसे मोदी जी का यहाँ पे विजिट बढ़ रहा है, लोग नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जिस तरह से अनिल जी, चूंकि आप तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को देख रहे हैं, आप सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, थोड़ा सा हमें समझाइए कि ये जो पूरा का पूरा कौन से प्रॉमिसिंग सेक्टर हैं जिसमें भारत और जापान के बीच में कारोबार और ज़्यादा बढ़ सकता है? प्रॉमिसिंग सेक्टर बेसिकली टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और यहाँ 53,000 इंडियंस हैं और मैक्सिमम आईटी में हैं, इसलिए यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। और टेक्नोलॉजी, एआई रिलेटेड सेक्टर्स बहुत सारे नए कंपनीज आएंगे अभी इंडिया जापान के कोलैबोरेशन में। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर जो सेमीकंडक्टर पर फोकस दिखने जा रहा है, जो बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ने जा रहा है, उसका असर भारतीय कारोबार पर सकारात्मक रूप से दिखाई देगा। और आने वाले दिनों में दोनों ही देशों के बीच जो कारोबारी संबंध है वो कई गुना आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, टोक्यो। आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमित शाह आज गुवाहाटी में नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब और अन्य कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। अमित शाह गुवाहाटी स्थित राजभवन में ब्रह्मपुत्र विंग का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अमित शाह एनडीए पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन और असम के पूर्व मुख्यमंत्री गोलाब बोरबोरा जी की जन्म शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। अमित शाह ने कल गुवाहाटी स्थित राज्य भाजपा मुख्यालय में असम भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने और तैयारियों की समीक्षा की गई। एक्स पर पोस्ट करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार असम के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक समृद्ध असम के निर्माण के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। आइए असम के बाद अब आपको लिए चलते हैं बिहार। बिहार की राजनीति में जातियों के साथ अब कानून व्यवस्था, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उभरे हैं। जंगलराज बनाम सुशासन की बहस तेज हो गई है, लेकिन इन सारे बहस मुहावसे में के बीच एसआईआर का मुद्दा भारी पड़ रहा है। पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर घमासान जारी है। आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। एसआईआर प्रक्रिया के बाद मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इसकी समीक्षा की जा रही है, जबकि विरोधी दलों का दावा है कि ये मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की एक कोशिश है। ये न सत्ता पक्ष का मुद्दा है न विपक्ष का मुद्दा है। कंफ्यूजन है कि ये विपक्ष का मुद्दा है, कतई नहीं। ये मुद्दा है लोकतंत्र को बचाने की। ये मुद्दा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया, उस संविधान को सुरक्षित रखने का। ये मुद्दा है यहाँ के एक एक नागरिक का, चाहे वो पक्ष में हो या पक्ष में हो, उसकी आज़ादी और स्वतंत्रता का।
इधर एनडीए एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए बता रहा है कि फर्जी मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखना चुनाव आयोग का ये विधि सम्मत कार्य है। विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है कि मतदाता सूची से नाम हटाया जा रहा है। तो अगर मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम 3 जगह है, 4 जगह है, 5 जगह है, या मृतक परिवार है, लड़की की शादी हो चुकी है, ससुराल चली गई है, 2 बच्चे उसके पास है, और सबका नाम अगर यहाँ पर आप रखेंगे एक जगह, वहाँ भी रखेंगे, तो मतदाता सूची में डबल जो नाम है, ट्रिपल नाम है, अगर उसको इलेक्शन कमीशन अगर भारत का निर्वाचन आयोग अगर हटा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। विश्लेषकों का मानना है कि राज्य में विपक्ष की भूमिका रचनात्मक से ज्यादा नकारात्मक है। एसआईआर ऐसा मुद्दा हो गया है, इसको मैं मानता हूं कि कांग्रेस और महागठबंधन ने इसको अब पूरे देश में इसी मुद्दे को वो मैसेज देना चाहते हैं कि भाई चुनाव आयोग के माध्यम से जो सत्तारूढ़ दल है एनडीए, प्रधानमंत्री बेईमानी करते हैं। लेकिन और तो अब तो ये हंसी का पात्र हो गया पूरा अभियान। महाराष्ट्र में जिस सूची की बात की थी, जिस एजेंसी ने से वो फीडबैक लेते थे, वही कहा कि ये तो हमारा डाटा गलत था, सॉरी फॉर, वही माफी मांग रहा है, जिस आधार पर पूरा एसआईआर का विरोध हो रहा है। राजनीतिक रूप से देखें तो बिहार और बंगाल में होने वाले चुनावों को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि यदि सरकार को एसआईआर के मुद्दे पर घेरा नहीं गया तो इससे उनके मूल वोट बैंक को नुकसान पहुंच सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। अगर मुद्दों की बात करें तो राज्य के सियासी तापमान में चर्चा सिर्फ एसआईआर की है। विपक्ष जहां एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष पर हावी है, वहीं सत्ता पक्ष विगत के सालों में किए गए अपने विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पटना। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। भारत के औद्योगिक उत्पादन जुलाई में 3.5% बढ़ गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल इसी महीने में कारखाना उत्पादन में 5% की वृद्धि हुई थी। आईआईपी के 3 प्रमुख घटकों में से विनिर्माण जुलाई में 5.4% बढ़ा, जबकि इससे पिछले महीने इसमें 3.7% की वृद्धि हुई। बिजली उत्पादन में 6% की वृद्धि दर्ज की गई। इस साल जुलाई में देश का औद्योगिक उत्पादन 4 महीने के उच्चतम स्तर 3.5% पर पहुंच गया। विनिर्माण क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन के कारण औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। इससे पहले मार्च में औद्योगिक उत्पादन में 3.9% की वृद्धि देखी गई थी। हालांकि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी महीने में कारखाना उत्पादन में 5% की वृद्धि हुई थी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज जयंती है। आज के दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की स्मृति में भव्य समारोह का आयोजन होगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया कई खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करेंगे। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी की पहचान है और 8 बार के ओलंपिक चैंपियन भारत के हॉकी के स्वर्णिम काल में मेजर ध्यानचंद का योगदान सर्वोपरि रहा। मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का हॉकी में वही रुतबा है जो फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन का है। कहते हैं जब ध्यानचंद हॉकी स्टिक लेकर मैदान पर उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वे किसी जादुई स्टिक से हॉकी खेल रहे हों। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी से जुड़े जितने किस्से हैं उतने शायद ही दुनिया में किसी खिलाड़ी के हों। कहा जाता है कि एक बार जब वे हॉलैंड में खेल रहे थे तब उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक लगे होने की आशंका में उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ कर देखा गया था। इसी तरह एक बार जापान में खेलते वक्त ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से गेंद को चिपकी हुई देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही जाने लगी। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए हैं उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में वे सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हो गए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936
बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1988 के एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में उन्होंने भारत की ओर से सबसे ज्यादा 14 गोल किए। उनके शानदार प्रदर्शन के बाद एक अखबार ने लिखा था, यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। उनकी हॉकी की जादूगरी देखकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश कर दी थी, लेकिन ध्यानचंद ने एक मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया था। मेजर ध्यानचंद ने साल 1948 में अपना आखिरी मैच खेला। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ ने मेजर ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। ध्यानचंद के सम्मान में भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। लंबे समय तक विश्व हॉकी के शिखर पर रहे मेजर ध्यानचंद का देहांत 3 दिसंबर 1979 को नई दिल्ली में हुआ। झांसी में उनका अंतिम संस्कार किसी घाट पर करने की बजाय उसी मैदान पर किया गया जहां वे हॉकी खेला करते थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।